शांति। स्वागत है आप सबका। आज का जो सेशन है हम कल से ही इसे कनेक्ट करेंगे। जैसा कि हम सभी ने कल अपनी ओरिजिनल नेचर वर्सेस एक्वायर्ड नेचर के विषय में समझा था कि हमारी ओरिजिनल नेचर क्या होती है और हमारी एक्वायर्ड नेचर क्या होती है। आज मैं थोड़ा सा रियलाइजेशनल सेशन करने वाला हूँ, उसको आपको फील करना है तो मुझे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में थोड़ी सी करूंगा इसमें, ताकि आप एक क्लैरिटी से चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो मैं बेसिकली आपकी परमिशन चाहता हूँ। अगर आप में 3-4 लोग स्पॉटलाइट पे जो आने के लिए तैयार हो मेरे साथ में, उनसे मैं क्वेश्चन करूंगा, फिर वो सभी का रिफ्लेक्शन आंसर्स में जाएंगे। इसलिए परमिशन की बात है क्योंकि किसी को लगे नहीं मेरी रिकॉर्डिंग हो गई है करके टाइप पे, क्योंकि यूट्यूब पे वो 4-5 लोग आएंगे सामने से, हाँ या ना का जवाब देते हुए। तो आप में अगर जो तैयार हो वे 3-4 लोग अपने हाथ उठा सकते हैं, तो मैं उनको सामने लाना चाहता हूँ ताकि मैं आपसे बात। अलग अलग एज ब्रैकेट चाहिए मुझे, मतलब एक यंगस्टर्स में हो, एक मिडिल एज में हो और एक बड़ी एज में हो। तो सुरेखा जी तैयार हैं, हर्षा तैयार है। ठीक है हर्षा, मैं आपको भी ऐड कर रहा हूँ स्पॉटलाइट में एंड अनम्यूट कर लें आप अपने आप को। इसके अलावा मेरे को सुरेखा जी कह रहे हैं, तो सुरेखा जी को मैं कर लेता हूँ। यस सुरेखा जी, आप अपने को अनम्यूट कर लें। अब मुझे चाहिए कोई यंगस्टर्स में से, और दिव्यांशी आप आ सकते हैं, आना चाहेंगे या कोई और जो स्टूडेंट, एक कोई बुजुर्ग एज में और ज्यादा बुजुर्ग, या 30 से 40 के बीच में कोई एज, 40 की रेंज में कोई है जिनकी एज 40 के आसपास तैयार हो। क्योंकि मैं आपको क्या है कि हर एज ब्रैकेट में क्या चीजें होती है वो आपको एहसास कराने की बात है कि जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉल्व हो सकती है करके। बीके मोनिका, बीके मोनिका, दिव्यांशी तैयार है। ठीक है दिव्यांशी, आप आ जाओ। ऐड टू स्पॉटलाइट, मेरे को अनम्यूट कर लें। ठीक है, क्या हुआ? हर्षा आप क्या करते हैं, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। पहले मैंने मतलब थोड़े टाइम के लिए पढ़ाई से ब्रेक लिया था, अभी वापस एग्जाम भी दे रही हूँ और साथ में ज्ञान क्या पढ़ाई स्टडी कर रही हूँ काफी टाइम से। अभी पढ़ाई क्या कर रहे हैं? टीचर के लिए। टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं। ओके, दैट्स गुड। कहाँ से बिलोंग करते हैं हर्षा? जी ब्यावर आता है, अजमेर के ओके आगे। दैट्स गुड। सुरेखा जी आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा सा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मैं मॉरिशस से हूँ, मॉरिशस से बात कर रही हूँ। मैं एक रिटायर्ड बैंकर हूँ। ओके, आई वाज वर्किंग एट द बैंक। ज्ञान में कब से हैं? लगभग 10 to 15 years। 10 to 15। थोड़ा सा ब्रेक हुआ है at intervals and so on, so now I am regular। ओके, प्रमोद रिख जी हैं यहाँ पे। प्रमोद रिख जी आप भी अपने को कैमरे के सामने आ जाइए, थोड़ा सा कैमरे के सामने आइए। कैमरे के सामने नहीं है आप, आपकी छत दिख रही है बट आप नहीं दिख रहे हैं, घर की छत आ रही है बट यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ कैमरा। अभी भी चेहरा आपका क्लियर नहीं आ रहा है, फोन को थोड़ा सा ऊपर करना होगा क्योंकि बातचीत करेंगे तो कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। अभी भी थोड़ा क्लियर नहीं है, थोड़ा सा नीचे करिए कैमरे को, अपने आप को थोड़ा सामने लेकर के आए इसके। गुड, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए भाई साहब। प्रमोद रिख जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो वो तो करना पड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम प्रमोद कुमार रिख है, मैं एडवोकेट हूँ रामपुर में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रामपुर में। ओके, दैट्स गुड, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। मैं करीब 2.5-3 साल से ज्ञान में हूँ। मैं 2.5-3 साल से आप ज्ञान में हैं।
चलिए, तो अभी हमारे पास में, मैं यंगस्टर्स में हर्षा को मान लेता हूँ, और हालांकि 2 लोग रिटायर्ड हैं, मैं एक और कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो सामने आने को तैयार हों, जो 40s की रेंज में हो, 40 to 45 की रेंज में, और सामने आ सके, जिनकी लौकिक एज 40 to 45 के बीच हो और वो आना पसंद करें। अपना डिजिटल हाथ उठा देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कौन ऐसे हैं। अच्छा, दीपा त्यागी जी आना चाहते हैं, चलो दीपा जी को कर लेते हैं हम फिर ऐड। ठीक है दीपा बहन, आप भी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से हैं नाम। आवाज नहीं आ रही दीपा बहन, नहीं आपकी आवाज क्लियर नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ जी, आगरा से भाई जी। आगरा से दीपा बहन, क्या करते हैं दीपा बहन? आर्मी से रिटायर्ड हस्बैंड। हस्बैंड आर्मी से रिटायर्ड है, आप हाउसवाइफ हैं? हाँ जी। ओके ठीक है। अब मेरा आप सबसे सवाल रहेगा, ठीक है? मैं क्या सवाल पूछने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मेरे सवाल को ध्यान से सुनना और पूरी तरह सामने फोकस रखना, इधर तो डाइवर्ट नहीं होना आप। दीपा बहन आप डाइवर्ट हो रहे हो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। आप अब किसकी आवाज आ रही है? चलिए, तो मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा, सवाल को ध्यान से आपको समझना है। हमारी जो कंप्लीट हेल्थ होती है, ओवरऑल हेल्थ, कंप्लीट हेल्थ जो होती है, वो किस बात पर डिपेंड करती है? कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है? या मैं अब थोड़ा, चलो मैं एक और पहले आसान क्वेश्चन पूछता हूं आप सबसे। एक सवाल है कि एक शब्द होता है इमोशन, ठीक है? एक सवाल होता है स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, समझिएगा ध्यान से। एक है इमोशन, एक है स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब एक है स्टेट, एक है इमोशन, ठीक है? 2 चीजें होती हैं। मेरा सवाल ये है, प्यार इमोशन है या स्टेट है? लव जो है, लव वो स्टेट है, मतलब अवस्था है या भावना है? भावना। इमोशन। भावना। पढ़ा है तो इसलिए। सबका मानना यही है? कौन कौन मानते हैं कि ये भावना है? बाकी लोगों में भी हाथ उठा के बताओ कौन कौन है जो भावना मानते हैं कि लव एक भावना है, इमोशन, प्रेम एक भाव है। ऐसे हिंदी में पूछ लेता हूँ। अच्छा, सब ऐसा क्लास में एक्चुअली सर मैम ने बोला भी था, एक बार इमोशंस की बात आई थी तो उस टाइम बताया था कि एक तो इमोशन और फीलिंग में डिफरेंस कुछ बताया था। हाँ, नहीं फीलिंग भी नहीं, मतलब वो तो चलो फीलिंग और इमोशन भी हो गया। क्या प्रेम फीलिंग है? नहीं। अब समझिए मेरी बात। मैंने ये बस सवाल आपसे इसलिए पूछा है कि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपके गुण किस कैटेगरी में हैं, तो आप उनके एप्लीकेशन को कभी सही रूप से फील ही नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, अगर लव इमोशन हो गया तो इमोशंस तो आते हैं और जाते हैं, भाव तो कभी भी आ सकते हैं और पल पल बदलते हैं, लेकिन लव कोई बदलने की चीज नहीं है, प्यार बदलने की चीज नहीं है। मैं आत्मा प्यार से बनी हुई हूं। सो लव इज नॉट अ इमोशन बट इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। ये अवस्था है। अटैचमेंट इज इमोशन, अटैचमेंट इमोशन है, क्योंकि अटैचमेंट से इरिटेशन पैदा होता है। प्रेम की अवस्था में कभी भी इरिटेशन पैदा नहीं होता, इसीलिए लव इज पावर कहा गया है, प्रेम को शक्ति कहा गया है, कमजोरी नहीं। समझ रहे आप मेरी बात? सो लव इज नॉट इमोशन बट इट्स अ स्टेट। ये आने जाने वाली चीज थोड़ी है। फिर आप में से कुछ लोग सोचेंगे नहीं नहीं, कभी कभी तो प्यार बहुत फील होता है, कभी कभी प्यार फील नहीं होता है। वो इमोशन है, वो प्यार नहीं है, माना वो अटैचमेंट है।
जो आ जाए और चला जाए वो लगाव की अवस्था है, प्रेम की अवस्था नहीं। प्रेम कभी भी आता और जाता नहीं है। प्रेम या तो है या तो प्रेम नहीं है। मेरा अनुभव ये है कि जो निस्वार्थ सेवा होती है वो ही प्रेम होता है। प्रेम में अगर लगाव है किसी से तो वो प्रेम किस बात का किया कि स्वार्थ भाव है। हाँ नहीं, मैं उसमें एक बात कहना चाहूंगा, सेवा अलग चीज है, प्रेम अलग चीज है। सेवा प्रेम के अंतर्गत आने वाला एक गुण है। जिसके अंदर प्रेम होता है वो सेवा कर पाता है, इसको समझिए आप। अगर दिल में प्यार होगा तो आप सेवा कर पाएंगे, अगर प्यार नहीं होगा तो सेवा कर ही नहीं पाएंगे। अगर मेरी मानसिक अवस्था में, तो सेवा सर्विस जो है वो लव के बाद आती है। सर्विस बाद में, सर्विस से लव पैदा होगा, लेकिन पहले लव होगा तो सर्विस होगी। अगर लव नहीं होगा आपके हृदय में तो आप किसी की सेवा कर ही नहीं सकते। लव अलग चीज है और सर्विस अलग चीज है। अगर हम किसी की सेवा करें, उसका रिटर्न लेना चाहें, तो वो हमारे निस्वार्थ सेवा कब मानी जाएगी? निस्वार्थ प्रेम कैसे माना जाएगा? नहीं नहीं नहीं, निस्वार्थ प्रेम तो प्रेम तो होता ही निस्वार्थ है। जिसमें स्वार्थ आ जाए वो प्रेम होता ही नहीं, वो तो है ही अटैचमेंट। ये हम लोगों ने डेफिनेशंस बना ली। हमने क्या करना शुरू कर दिया, हमने बोला ये स्वार्थ का प्रेम है। हमने ऐसा कहना शुरू कर दिया स्वार्थ का प्यार है। एक्चुअली स्वार्थ का प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती है, ध्यान समझिए इस बात को। प्यार सदा ही निस्वार्थ हो सकता है, क्योंकि प्रेम आत्मा की अवस्था है। प्रेम कोई सिचुएशन बेस्ड चीज नहीं है कि अगर किसी ने अच्छा कर दिया तो प्यार हो गया, किसी ने बुरा कर दिया तो प्यार चला गया। नहीं, जैसे सन है, सन की गर्मी गर्मी ही है, वो ऐसा नहीं है कि कोई सिचुएशन से प्रभावित होने वाली गर्मी है। तो इसी प्रकार से आत्मा की ये अवस्था है प्यार। जैसे मैंने पहले ही बताया था, शरीर जैसे प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, ऐसे ही आत्मा ज्ञान से, प्रेम से, पवित्रता से, सुख से, शांति से, आनंद से, शक्ति से मिलकर बनी है। ये उसका इंग्रेडिएंट है, ये उसकी स्टेट है, ये उससे कभी अलग नहीं की जा सकती। एक और बात समझिए आप, जब आत्मा को हम कहते हैं वो अजर है, अमर है, अविनाशी है कहते हैं, तो जिन चीजों से आत्मा बनी होगी वो सारी सारी चीजें अजर, अमर, अविनाशी होंगी या नहीं होंगी? आप ये समझिए, अगर हम प्रकृति को कहते हैं प्रकृति अजर, अमर, अविनाशी है, तो प्रकृति में फिर जल भी अजर, अमर, अविनाशी है, पृथ्वी भी अजर, अमर, अविनाशी है, आकाश भी अजर, अमर, अविनाशी है, अग्नि भी अजर, अमर, अविनाशी है। हाँ या ना? वे है या नहीं? हर सा समझ में आ रहा है या कंफ्यूजन है? आपके चेहरे पे कंफ्यूजन दिख रहा है? नहीं, बस सुन ही रहे। नहीं, हालांकि मुझे क्वेश्चन भी था। हाँ, बोलो मतलब क्वेश्चन। मैं अपना वो बता रही थी कि हमारी मतलब इंग्लिश लिटरेचर था मेरे, तो एमए की हमारी लेक्चरर थी, उन्हें मतलब एक बार कुछ क्लास में आया था तो उन्हें इतना बताया था कि इमोशंस जो एम्बेडेड होते हैं, मतलब जो व्यक्त नहीं हुए होते हैं ना, उनको इमोशंस बताया था, और फीलिंग वो बोला था कि जो आप मतलब एक्टिवली या फील करते हो, ऐसा कुछ डिफरेंस। एक्चुअली फीलिंग तो रियलाइजेशंस होते हैं, एहसास कहा जाता है फीलिंग को। परसेप्शन बाय टच डेफिनेशन है इंग्लिश के अंदर। अगर आप फीलिंग की डेफिनेशन देखोगे डिक्शनरी मीनिंग में, तो परसेप्शन बाय टच और इमोशन, एजिटेशन इन थॉट्स, ये इन दोनों की डेफिनेशंस होती है। लेकिन हमें समझना है, मेरा कहने का अर्थ ये है, ना तो लव फीलिंग है और ना ही लव इमोशन है। लव स्टेट है, ऐसे ही पीस भी ना इमोशन है ना फीलिंग है। मैं बड़ी शांति की फीलिंग कर रहा हूं, सॉरी, शांति स्टेट ऑफ माइंड है। ऐसे ही हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस ना इमोशन है, ध्यान समझिएगा, ना फीलिंग है। हैप्पीनेस भी स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड है, वो मानसिक अवस्था है। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसको समझना है हमें। तो हम गलती क्या कर बैठते हैं, हम जब इसको, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, यदि आपने इन गुणों को इमोशन या फीलिंग समझ लिया, ध्यान से सुनना, तो फिर हर सिचुएशन में ये आपके बदलते रहेंगे। सिचुएशन अच्छी आ जाएंगी तो ये सब अच्छे लगेंगे आपको, जब सिचुएशन खराब हो जाएंगी तो फिर ये खराब हो जाएंगे। तो आप समझ के देखिए, आत्मा ऐसे थोड़ी है कि जब कुछ सिचुएशन अच्छी होती है तो आत्मा आ जाती है, खराब होती है तो आत्मा चली जाती है। ऐसा कुछ होता है क्या? आत्मा यहाँ सदा है। जब आत्मा सदा है, लेकिन अगर आत्मा के गुण मुझे याद नहीं है तो इसका मतलब आत्मा होते हुए भी मैं उसे डोंट केयर स्टेज में हूं। जैसे आपके घर कोई मेहमान आ जाए
लेकिन उस मेहमान पर आपका किसी का भी ध्यान ना जाए। वो है वहां पर बट किसी को भी उसका ध्यान नहीं है, तो उसका होना ना होना बराबर जैसा हो जाता है। ऐसे ही जब आत्मिक स्थिति यानी कि आत्मा की कॉन्शियसनेस गायब हो जाती है, मैं भूल जाती हूं कि मैं आत्मा हूं, तो मुझे आत्मा की शक्तियां और आत्मा के गुण राइट टाइम पर मेरे इमर्ज नहीं होते, और फिर मैं उन गुणों के केवल प्रभाव मात्र को यूज कर, अर्थात उनके भावनात्मक स्वरूपों को यूज कर स्वार्थ और निस्वार्थता के चक्रव्यूह में फंस जाता हूं। जैसा कि अभी भाई साहब कह रहे थे ना कि निस्वार्थ प्रेम वाली जो बात भाई साहब कह रहे थे, सेवा वाली जो बात वो कह रहे थे, हमेशा आप याद रख लीजिए जो गुणों की अवस्था है वो सदा ही निस्वार्थ है, सदा ही, उसमें स्वार्थ ऐड होता ही नहीं है। जैसे ही स्वार्थ ऐड हुआ अब वो विकारी अवस्था बन गई, जैसे ही स्वार्थ ऐड हुआ अब वो आपकी एक्वायर्ड स्टेज बन गई। इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो हमें यह समझने की जरूरत है। यहां पे क्लियर हुई मेरी बात? क्लियर हुई सबको? अब इसका मतलब क्या हो गया, आपको हर एक को समझना है। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि लव इज नॉट अ, यानी जो 7 की 7 वैल्यूज हैं, लिख लो आप एक तरफ इसको, ये 7 वैल्यूज ना इमोशंस हैं ना फीलिंग है, ये सोल की ओरिजिनल स्टेट है। सोल इनसे ही बनी हुई है, ये सोल के मेन ऑर्गन्स हैं, ऐसे समझ लीजिए आप। ये उसके अभिन्न अंग हैं, अभिन्न, जिनको कभी भी आप उससे अलग नहीं कर सकते। इट मींस आज ये भी आपको समझना होगा, कुछ मिथ हैं दुनिया के अंदर। क्या क्या मिथ हैं? हम किसी को प्यार दे सकते हैं, ये मिथ है। ना हम किसी को प्यार दे सकते हैं, ना किसी से प्यार ले सकते हैं। लव ना रिक्वायर्ड है, ना एक्वायर्ड है, ना डोनेशन लायक है। हम सिर्फ प्यार बन सकते हैं। बीइंग लव इज इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को, लिख लीजिए। बीइंग लव इज इंपॉर्टेंट। प्यार कोई वस्तु नहीं है जो किसी को दी जा सके, प्यार कोई मैटर नहीं है जो किसी को दिया जा सके। तो फिर प्यार का हम कैसे, उस प्यार की फीलिंग कैसे ट्रांसफर करें? मतलब मैं जब प्यार के स्वरूप में रहूंगा तो प्यार के अब कैसे पता चलेगा? एक्शंस ऑफ लव क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूं जैसे। तो आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूं, मैं 7 गुणों पे अब बात चलेंगी हमारी क्लासेस कि इन 7 गुणों की डिटेलिंग क्या है, इनकी राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है एक्चुअली। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हर एज ब्रैकेट को मैंने इसलिए लिया कि आप सबका मानना यही है या इससे कुछ अलग है तो कुछ कह सकते हैं। अब आप तक मेरी बात पहुंची या नहीं पहुंची? नहीं पहुंची तो ही बता सकते हैं। प्रमोद जी, मेरी बात समझ आई आपको? जी बिल्कुल, फिर समझ आई। हाँ ठीक है, दैट्स फैंटास्टिक। अब आप अपने को म्यूट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा पहले एक एक वैल्यूज को लेकर के जाऊंगा, देन अगेन मैं फिर से आप में से सबको करूंगा। तो मैं अभी फिलहाल सबको रिमूव कर देता हूं। आगे चलते हैं। मैं बहुत आज कुछ थोड़ी सी अलग अलग तरह की डिटेलिंग्स भी आएंगी। चलिए तो हम देखते हैं, यहां से बोर्ड पे आप आ जाइए। तो हम यहां पे सबसे पहले जो बात करने वाले हैं कि जो सोल है वो जिन 7 वैल्यूज से बनी है। क्योंकि एक बात और याद रखना, बहुत गहरी सी बात मैं आपको बताता हूं। हम सब कहते हैं, आप लोगों ने ज्योतिष में भी सुन रखा होगा इस शब्द को। क्या सुन रखा होगा आपने? हाँ, कि 36 गुण मिलाए जाते हैं। जब कभी किन्हीं की शादी होती है तो ज्योतिष जब वो मिलाता है, कुंडली कहता है ना, इनके 36 गुण मिल रहे हैं, 36 गुण से मिलाते हैं ना। आपकी जानकारी के बता दूं, एक्चुअली 36 गुण क्यों कहे जाते हैं? एक्चुअली 36 दिव्य गुण होते हैं, ये डिवाइन वैल्यूज होती हैं जो सोल की अंदर ही होती हैं। लेकिन ये 36 गुण पता कैसे होते हैं? जैसे आप सभी जानते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, जैसे विबग्योर होता है ना, जो विबग्योर कलर जो होते हैं हमारे पास में होते हैं ना, विबग्योर 7 कलर्स होते हैं, इंद्रधनुष जिनका बनता है हमारे पास में।
इन सारे के, जैसे वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड हो गया, ये 7 कलर्स होते हैं। पता है दुनिया के सभी कलर्स इन 7 कलर से बनाए जा सकते हैं। अगर किसी के पास में 7 कलर हैं तो दे कैन मेक ऑल अदर कलर्स, दे कैन मेक अदर कलर्स। इनसे मिलाकर के आप कितने भी कलर्स बना सकते हैं, दुनिया के कितने भी कलर बना सकते हैं आप इन सारे कलर को मिलाकर के, केवल आपके पास 7 बेसिक कलर हैं। तो ये समझाने के पीछे मेरा पर्पस क्या है, अगर आत्मा के ओरिजिनल 7 गुण आपके पास हैं तो उनसे ये 36 के 36 दिव्य गुण आप में लाए जा सकते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं अगले उस पर जाता हूं। सोल के 7 जो है ये कोर वैल्यू होती हैं, इनको बोला जाता है कोर वैल्यू। ये ओरिजिनल स्टेट वैल्यू होती है सोल की। जो 36 वैल्यूज की जो बात की जाती है, 36 गुणों की जो बात की जाती है, ये बिहेवियरल वैल्यूज होती हैं, ये बिहेवियर वाली वैल्यूज होती है। समझना आप इस बात को ध्यान से, माना समझिएगा। जो ये 7 वैल्यू होती हैं, इन 7 वैल्यूज का जो रिप्रेजेंटेशन करोगे आप, वो बिहेवियर वाली वैल्यूज की फॉर्मेशन में करोगे आप। समझ आ रही मेरी बात? जैसे एक शब्द होता है हर्षित मुक्ता, मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं एक एक चीज करके डिटेलिंग में। जैसे एक गुण होता है हर्षित मुक्ता। अब ये हर्षित मुक्ता कब आपके लिए पॉसिबल है? ये हर्षित मुक्ता तब पॉसिबल है जब आपके अंदर लव वाली वैल्यू, पीस वाली वैल्यू और हैप्पीनेस वाली वैल्यू इमर्ज हो जाएगी। अगर ये 3 वैल्यूज को आप इमर्ज नहीं कर पाए तो आपके लिए हर्षित मुख रहना डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। इनके मिक्सिंग से आप हर्षित मुख रह पाएंगे, नहीं तो हर्षित मुख रह नहीं सकता, स्माइली हो ही नहीं सकता आदमी। अगर हृदय में प्यार नहीं है, मन में शांति नहीं है और जीवन में सुख नहीं है, ऐसा आदमी खुश रह ही नहीं सकता। ये उसका प्रोडक्ट है, समझिए आप। इन 3 कलर को मिक्स कर रहे हैं तो ये कलर बन रहा है। ऐसे ही अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझना, मैं कुछ चीजें जो आपको बताने की बात कर रहा हूं, इनके पीछे की बड़ी गहरी बात। अब सवाल है, मुझे रहना है उमंग उत्साह में। ये एक गुण होता है, ये व्यवहारिक दिव्य वैल्यू कहलाती है, उमंग उत्साह में रहना। ये मेरा तब तक रह नहीं सकता जब तक कि मैं सोल की कौन कौन सी वैल्यूज को यूज नहीं करूंगा। नॉलेज, पहली चीज। अगर मुझे ज्ञान और समझ नहीं रहेगा, मेरा उमंग उत्साह बना नहीं रह सकता, क्योंकि कंफ्यूजन की स्टेट आते ही मेरे डिसीजन प्रभावित हो जाएंगे। परखने की शक्ति ना होने के कारण से मेरे डिसीजन प्रभावित हो जाएंगे और मैं गलती कर बैठूंगा, गलती करूंगा, उमंग उत्साह डाउन हो जाएगा। तो पहला नॉलेज चाहिए, मेरे नॉलेज का गुण चाहिए मेरे को यहाँ पे। नॉलेज के बाद दूसरी चीज मुझे क्या चीज चाहिएगी यहाँ पे? पावर, पावर, शक्ति वाला गुण चाहिए मुझे। और तीसरा गुण मुझे चाहिए यहाँ पर ब्लिस। जब तक मैं इन 3 गुणों का संगम अपने अंदर पैदा नहीं कर पाऊंगा अपनी स्टेट में, तब तक मेरा उमंग उत्साह मेंटेन ही नहीं रह सकता। ये इनका प्रोडक्ट है। आप समझ पा रहे हो आप मेरी इस वाली बात को? ये कुछ क्लियर हो रही है सबको? हाँ, सब अपनी वीडियोस में हाथ हिला करके बताएंगे मुझे इस वाली बात को कि मैं आपको जो बात बता रहा हूं ये क्लियर हो रही है आप सबको? तो प्रॉब्लम कहां पे होती है? हम सोचते हैं ये खुश नहीं रहता है, लेकिन हम कभी ये नहीं समझते कि ये खुश नहीं रह रहा है, इन तीनों में से कौन सा इंग्रेडिएंट घट गया है। जैसे मैं कुछ अच्छी चीज खाना तो चाहता हूं, अब उसमें अगर नमक कम रह गया, मिर्च कम रह गई या कोई और चीज कम रह गई, ये मेरे को समझ नहीं आ रही है। तो ऐसे ही अगर मैं हर्षित मुख नहीं रह पा रहा हूं, तो देखो प्यार वाली खुराक कम हो गई है, पीस वाली खुराक कम हो रही है, या हैप्पीनेस वाली खुराक कम हो रही है। अच्छा, उसके पीछे भी एक राज है। फिर अगर लव, पीस, हैप्पीनेस कम हो रही है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए फिर से नॉलेज वाला गुण आ जाएगा। नॉलेज के द्वारा ही आप समझ पाओगे कि लव कम हो रहा है या पीस कम हो रहा है या हैप्पीनेस कम हो रही है आपके अंदर। आप समझ रहे हो साइंस? मैं आपको लाइफ की साइंस में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप समझ पाओ कैसे कैसे आपका जीवन प्रभावित हो रहा होता है, क्यों प्रभावित हो रहा होता है, क्यों हम समझ नहीं पा रहे होते हैं अपनी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग्स को और उन गुणों को प्रयोग करने की आर्ट को। मेरी देखो, अगर थोड़ा ज्यादा किसी को हैवी हो जाए ना तो प्लीज बता देना कि कई बार क्या चीजें होती हैं। मैं तो जाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं वो सब बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको जो मैं फील कर रहा हूं, है ना, जो मैं एहसास कर रहा हूं, लेकिन आप कितना उसे एहसास कर पा रहे होंगे, नहीं कर पा रहे होंगे, मैं समझ नहीं पाऊंगा उस चीज को। सो बताते जाना। अगर किसी को कहीं भी चैलेंज लगे
तो वो अपना डिजिटल हैंड रेज करना, और ये जो हैंड रेज कर लेते हैं फिर नीचे कर लिया करो। आपकी बात आपने एक बार कर लिया, फिर तुरंत हाथ को नीचे भी कर दिया करो, वरना पता ही नहीं चलता कि आपने हाथ क्यों नीचे कर रखा है। देखो कि क्वेश्चन पूछने वाले कह रहे हैं कि मुझे क्वेश्चन पूछना है, तो भैया वीडियो खोलने वालों को ही क्वेश्चन बताए जाते हैं। यहाँ पर जिनके वीडियो ऑफ रहते हैं उनके लिए क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होता है, मैं पहले ही कह चुका हूं। अगर किसी के मन में भी कोई सवाल है, वो वीडियो खोलेंगे प्रॉपर तरीके से और फिर क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ये नाम तो आ नहीं रहा है, 055646 कौन है बताइए जी। आपने वीडियो खोला है, क्या सवाल है? अपना परिचय देते हुए सवाल पूछ सकते हैं। और लाइट भी नहीं आ रही है आपके वीडियो में, अंधेरे में दिख रहे हैं आप। अनम्यूट करें, हाँ अनम्यूट करके पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। ये अभी जो आपने बताया था इसमें कुछ थोड़ा सा तो कुछ समझ में आया था और कुछ नहीं आया था। हाँ बताइए क्या चीज समझ नहीं आई, जो चीज नहीं है मुझे बताइए आप। मतलब आपने जो है क्या नाम है इसमें बहुत टिपिकली बताया, डीपली बहुत बताया। तो इसमें मैं जैसे इसमें जो है जैसे कभी खुश रहते हैं, कभी नहीं रहते। आप देखो, आप एहसास करो चीज नहीं, एक सेकंड, अभी आप एहसास करो। जब जब आपको खुश रहते हो आप, तो आप देखोगे कि आपके दिल में बड़ा प्यार फील कर रहे होंगे आप, यू फीलिंग लव। आपको अपना मन भी शांत लग रहा होगा उस टाइम पे, मन में भी ज्यादा थॉट नहीं चल रहे होंगे उस टाइम पे। याद कर लो अपनी खुशी, है ना, मन शांत होगा, दिल में प्यार भरा हुआ होगा और कोई ना कोई सुख मिला होगा आपको, चाहे वो अचीवमेंट का सुख मिला हो, कोई दोस्त मिल गया हो जिसको आप बहुत दिन से चाह रहे हो, कोई दोस्त आपका ऐसा करके पास आ गया हो, कोई रुका हुआ काम आपका बन गया हो जिसको आपने बनाने की कोशिश करो, उसका सुख महसूस किया हो आपने। सो जैसे ही आप इन तीनों चीजों को, तीनों इन गुणों को अपने सामने लेकर के आओगे, उनके फील्स को लेकर के आओगे, इमीडिएटली आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। लेकिन अगर आप देखना, भले ही आपका मन थोड़ा शांत सा हो, लेकिन अंदर में प्यार की फीलिंग ना आ रही हो या कोई सुख की फीलिंग ना आ रही हो, मन भले शांत भी हो। देखिए मन उनका भी शांत होता है जो डिप्रेसिव कंडीशन में चले जाते हैं, कभी कभी उनके भी कोई थॉट ही नहीं चल रहे होते हैं, निराशा की अवस्था में बस वो पड़े रहते हैं, कुछ भी करने का उनका मन नहीं करता है, वो भी एक शांति की अवस्था होती है। लेकिन वहां पर लव नहीं होता है, वहां हैप्पीनेस नहीं होती है, माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है पूरे दिन में। जब ओम शांति के जाप भी करता हूँ मैं। नहीं ओम शांति जाप से खत्म नहीं होगा भाई ओम शांति जाप से खत्म नहीं होगा। इसके लिए बाबा का नाम लेकर रहता हूँ ना। ना बाबा के नाम से होएगा, यही तो भक्त बनना है, यही तो भक्त बनने में लोग परेशान है। ये बाबा की जो खुराक खा रखी है ना, इससे कुछ नहीं होने वाला है, और ना ही जो है ये ओम शांति से कुछ होने वाला है, ना मैं शांत स्वरूप आत्मा लिखने से कुछ होने वाला है। मैं आपको बिल्कुल बहुत क्लियर बात बता रहा हूँ, करके बता रहा हूँ। सो प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करो, क्योंकि देखिए हम और आप लोग कर्म क्षेत्र पर हैं या नहीं, आप बताओ। हम सब कर्म क्षेत्र पर हैं। जब कर्म क्षेत्र पर हैं तो आप बताओ, क्या किसी एक ही थॉट से आप कर्म कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। पल पल थॉट बदलेंगे, पल पल नए विचार आएंगे, नई भावनाएं आएंगी, नए लोग आएंगे, नई सिचुएशंस आएंगी, नए एंगल्स आएंगे। तो मैं कैसे एक प्रैक्टिस से ठीक हो जाऊंगा? मैं शांत स्वरूप आत्मा में, शांत स्वरूप आत्मा में, शांत ऐसे करूंगा तो मैं मंत्र जाप करता सा लगूंगा, भक्ति मार्ग की तरह। तब भी तो मन शांत नहीं रहता। हाँ तो होगा ही नहीं ना, जब गलत प्रक्रिया, जब प्रक्रिया ही गलत है तो शांत कैसे होगा? यही तो बताना चाहता हूँ। अब कैसे शांत होगा वो समझो, वही समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो कि जब इन गुणों को जागृत करना सीखेंगे, ये गुण कैसे जागृत होते हैं, उन तरीकों को सीख जाएंगे, तब जाकर के शांत होंगे। जैसे शांति कैसे मेरी जागेगी, मुझे शांति को जगाना आ जाएगा, तब मैं शांत होऊंगा। अभी मेरी शांति सोई हुई है, अभी शांति खोई हुई है, अभी शांति जंगल में भटक गई है, मुझे उसे बाहर निकालना है। वो अभी कंफ्यूजन के जंगल में फंसी हुई है, मुझे वहां से उसे निकालना है बाहर। और वो निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि कैसे निकाली जाती है वो बाहर। तो मैं आपके साथ जो कर रहा हूं ना, वो बेसिक चीज वहां पे जानने की बात है। सुनते जाइए। आज आप पहली बार कनेक्ट हुए हैं क्या ब्रदर? नहीं सर। अच्छा, रहते हैं रेगुलर क्लास? हाँ, वो थोड़ा सा आज प्रैक्टिस, ये क्या नाम है, स्टार्ट वीडियो वाली जो ना, ये क्लिक करा था तो आज समझ में आ रहा था कुछ। चलिए ठीक है। उषा रानी जी क्या पूछना चाहते हैं? उनका भी हाथ उठा हुआ है, कोई बात नहीं, पूछिए आप भी, अनम्यूट करिए। जी, आपने बताया था कि इमोशन को
जो स्टेट के बारे में बताया था हमने, वो स्टेट है या स्टेज है, अवस्था? देखिए, इमोशन जो होता है वो स्टेट नहीं होता, इमोशन अलग चीज है। इमोशंस तो कभी भी आएंगे और जाएंगे। स्टेट माना अवस्था, सेट हो गई, वो मेरी स्टेट बन गई। माना मैं अब जैसे कहता भाई किसी चीज की कोई स्टेट बन गई तो वो उस स्टेट में रखा जाता है, वो उस स्टेट में यूजफुल है। जैसे गैस होती है, गैस की जब स्टेट में होती है तभी काम कर सकती है, तो उसको उस स्टेट में रोक के रखा जाता है। जैसे लिक्विड है तो लिक्विड को लिक्विड की स्टेट में रखा जाता है तभी वो काम करता है। सॉलिड है, सॉलिड को सॉलिड की स्टेट में रोक कर रखा जाता है, उसका काम सॉलिड की स्टेट में है। अगर स्टेट चेंज हो जाएगी तो वो अपना काम नहीं करेगा। तो ऐसे ही अगर लव की स्टेट चेंज हो गई तो लव काम नहीं कर पाएगा। ऐसे अगर पीस की स्टेट चेंज हो गई वो काम नहीं कर पाएगा। हैप्पीनेस की स्टेट चेंज हो गई, अवस्था चेंज हो गई, वो काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अवस्था से व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं से अवस्था नहीं है। आपकी अंदर मानसिक अवस्था कैसी है उससे आप बाहर की व्यवस्थाएं बनाएंगे, ना कि बाहर की व्यवस्थाओं से मानसिक अवस्था बनेगी। लोगों ने ये गलत लेना शुरू कर दिया, उन्होंने बाहर की अवस्थाओं से मानसिक अवस्था को बनाना शुरू किया और कष्ट में आ गए। समझ आ रही मेरी बात? हाँ, क्लियर हो रही है? पहली बात, ये बड़ी गहराई से समझने वाली बात है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और चीजों में लेकर के जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखते जाइए। तो ये क्लियर हुआ ना कैसे हम एक कलर से दूसरे कलर को बना रहे हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप सब चाहते हो कि आपके सारे गुण आप में आ जाएं, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से गुण की मिक्सिंग से कौन कौन सा गुण आएगा। जैसे एकाग्रता का गुण कौन कौन सी मिक्सिंग से आएगा, हर्षा बहन बताओ। अगर मुझे एकाग्रता गुण लाना है तो मेरे 7 गुणों में से मुझे कौन कौन गुण की मिक्सिंग करनी पड़ेगी कि एकाग्रता गुण मेरा आ जाए? पीस, नॉलेज। ठीक है, शायद पावर भी। शायद नहीं, पावर ही। शायद क्या मतलब है? क्योंकि अगर मुझे समझिए, एकाग्रता के लिए मुझे क्या चीज चाहिए? कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। अगर मुझे में कंट्रोल करने की शक्ति नहीं है, अगर मुझे मेरी कर्मेंद्रियों पर रूल करने की शक्ति नहीं है, कभी एकाग्रता आ सकती है? सो आई नीड पावर। तो 3 वैल्यूज को अगर मैं मिक्स करूंगा, नॉलेज, समझ, पीस, माइंड की पीस चाहिए, भटके नहीं, और तीसरा पावर। जब ये 3 गुण मिलेंगे और इनका साथ कौन देगा? चौथा गुण, जिसका नाम है हैप्पीनेस। क्योंकि स्टेट ऑफ हैप्पीनेस के अंदर ये तीनों गुण की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ऑटोमेटिक काम करने का। आप खुद देख लो, जब आप सुख महसूस कर रहे होते हो तो आपका काम करने का एक, हाँ, प्योरिटी भी डेफिनेटली, मतलब देखिए वो सब हैं, लेकिन एक होता है मेन। पहले प्योरिटी तो अपने आप आ जाएगा। देखिए, पहली बात, प्योरिटी के बिना तो ना पीस आ सकता है ना हैप्पीनेस आ सकती है। हम पहली बात कर चुके हैं, प्योरिटी से सुख और शांति आएगी, तो प्योरिटी तो है ही है। लेकिन फिर भी अगर आप ये बात करो एकाग्रता लाने के लिए, तो अगर नॉलेज, पीस और पावर, इन 3 का इस्तेमाल कर लो तो एकाग्र हो जाओगे। एकाग्र हो जाओगे तो और ज्यादा प्योरीफाइड हो जाओगे। अच्छा, अब एक गुण होता है हम सबके अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं आगे बोलने वाला हूं। एक गुण होता है जिसे कहते हैं हम निर्माणता, हम्बल। कौन कौन से गुण की मिक्सिंग से आएगा? विजय भाई बताएंगे। विजय भाई, कौन कौन से गुण से मिलकर निर्माणता आएगी हमारे अंदर? हम्बल नेचर किससे आएगी? आज सब तैयार रहिए, टेस्ट पेपर है, कोई भी निकले नहीं बीच से, सबसे पूछूंगा आज मैं कुछ ना कुछ। बताइए विजय भाई, कौन कौन से गुण को मिलाएंगे तो हम हम्बल हो जाएंगे? एक तो नॉलेज होगी, नॉलेज हो गई, और पावर। लेकिन पावर से तो डोमिनेशन आ जाएगा ना, हम्बल कहाँ होंगे? निर्माण होना है मुझे, निर्माण होना है, निर्माण, झुकना सीखना है। पावर आ जाएगी तो हो सकता है एक बार के लिए पावर में तो कुछ और भी हो जाए। ठीक है, निर्माणता के लिए पावर चाहिए, लेकिन मेन गुण कौन से होंगे? पीस, लव, हैप्पी। अच्छा, और देखो, इसमें सबसे पहला गुण चाहिए हम्बल होने के लिए, ध्यान सुनना मेरी बात को, लव, द फर्स्ट वैल्यू। बिना प्यार के आप कभी नम्र नहीं हो सकते, निर्माण नहीं हो सकते, आप हम्बल नहीं हो सकते बिना लव के। समझ आ रही मेरी बात? ब्लेस नहीं, ब्लिस।
गरिमा ने ब्लेस लिखा था, है ना। लव, सबसे पहली बात, हम्बल होने के लिए लव चाहिएगा, ध्यान समझना, पीस चाहिएगा, शांति चाहिए। जिसके मन में शांति नहीं होती ना, वो कभी नम्र नहीं हो सकता है। हलचल वाला व्यक्ति कभी नम्र नहीं हो सकता है। लव चाहिए उसमें, पीस चाहिए उसके अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नॉलेज बिल्कुल सही बताया था, नॉलेज, लव एंड पीस, इससे मिलकर हम्बल होते हैं। क्योंकि हम्बल होने के लिए ना आपको बार बार अपने माइंड को प्रोग्राम देना पड़ेगा। अगर नॉलेज नहीं होगी ना तो आप कभी भी अपने माइंड को हम्बल होने के लिए मना ही नहीं पाओगे। अच्छा मैं ही क्यों सहन करूं, फिर ये बात आएगा। लेकिन तुरंत आप अपनी नॉलेज से समझाओगे, भाई इसलिए तुम सहन करो, इसलिए तुम खुद को संभालो। संभालने से क्या चीज होगी। तो हमें जब तक ये पता नहीं होगा, अच्छा बस सोच देखिए, अगर मुझे नहीं पता कि कौन से गुणों को मिलाकर कौन कौन से व्यवहार बनते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही नहीं हो जाएगा जैसे किसी को पता ही ना हो सब्जी बनती कैसे है, क्या क्या डालना पड़ता है। इसीलिए जिंदगी में कड़वाहट है, इसीलिए जिंदगी की जो डिश है ना वो अच्छी नहीं मिल रही है, इसीलिए रिश्तों में वो खटास आ रही है, वो प्यार नहीं आ रहे हैं, रिश्ते बिखरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमने समझा ही नहीं है कि हमें किस किस की मिक्सिंग से कौन कौन सा गुण तैयार करना है। क्लियर हो रही है मेरी बात? आप सबको समझ आ रही है? इस पर विचार करना, ये विचार सागर मंथन करने का सब्जेक्ट है। हमने ये सब कुछ किया हुआ है, तब आपको बता पा रहे हैं। फिर देखना आपको अपनी जिंदगी ना इतनी सुंदर नजर आनी शुरू हो जाएगी, ऐसा लगेगा अरे अब तो कोई सिचुएशन ही नहीं है जिंदगी में, देयर इज नो सिचुएशन। क्यों रचना बहन, लग रहा है ऐसा कि अगर ऐसा हम करने लगे तो कोई सिचुएशन रहेगी? नॉट एट ऑल। जब भी आपका कोई गुण आपको कमजोर नजर आए तो चेक करना, आज मैंने आत्मा के कौन से गुण को इमर्ज नहीं किया। योग में बैठ के वही इमर्ज करना शुरू करो, उसी गुण के थॉट देना शुरू करो अपने आप को। जैसे ही वो दोगे आपके थॉट पावरफुल हो जाएंगे। नाउ अब ये करना क्यों जरूरी है, एक चीज बताने वाला हूं, पहले गहराई से वो समझ लीजिए अब आप सब। क्योंकि इन सभी से मिलकर के बनते हैं आप, यू। और ये एक चीज बनाएंगे आप, एक्चुअली हम बात कर रहे हैं एक कंप्लीट हेल्थ की। मैंने ये यहीं पे सीखा, इसी राजयोग से सीखा मैंने कि जो हेल्थ है उसकी 6 स्टेट होती हैं, 6 स्टेट्स होती हैं। सब समझ लीजिएगा इसको, ये बड़ी ही सूक्ष्म और बहुत ही बड़ी गहरी समझने की बात है। और इन सारी चीजों को लिख लेना आप अपने पास में, क्योंकि ये मैं अपने नोट्स आज देख रहा था, कभी बहुत पुरानी चीजों को उठा करके, वहां से मुझे एक अच्छी चीज मिली, इसलिए मैंने सोचा ये मैं आज, क्योंकि आत्मा से कनेक्टेड थी, मैं आत्मा के बारे में बहुत कुछ आज अध्ययन कर रहा हूं आजकल, तो ये मुझे बड़ी अच्छी चीज मिली ढूंढने से, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। तो 6 स्टेट होती हैं, जिसमें पहली स्टेट होती है सेल्फ की, और सेल्फ की स्टेट में अपनी 7 वैल्यूज होती हैं। ध्यान से लिख लीजिएगा आप, सारी वैल्यूज, ये सेल्फ की स्टेट होती है। सेल्फ की और कोई स्टेट नहीं है, अपनी स्टेट समझनी है तो बस ये देख लो, क्या मैं 7 वैल्यूज की स्टेट में हूं, तब मैं खुद की स्टेट में हूं, नहीं तो मैं पराई स्टेट में हूं, मैं दूसरों की स्टेट में हूं, दूसरों की कॉन्शियसनेस में हूं। सेकंड चीज है आपका माइंड। माइंड की हेल्थ के लिए क्या चीज जरूरी है, लिख लो आप, पॉजिटिविटी। माइंड को क्या क्या चीज चाहिए? पॉजिटिविटी चाहिए, इसको हार्मनी चाहिए, इसको हार्मनी, सामंजस्य बिठाना आना चाहिए, इसको बैलेंस चाहिए इसके लिए, बिना बैलेंस के नहीं हो सकता और बिना डिसिप्लिन के नहीं हो सकता। ध्यान समझ लेना, एक अच्छा मस्तिष्क का हेल्थ इन 4 चीजों के बिना कभी नहीं हो सकता। भूल जाना, जिसने अपनी इन 4 बातों का ध्यान नहीं रखा, ये हेल्थ के इंग्रेडिएंट हैं, ये समझ लो, ये चारों हेल्थ के न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन। ऐसे ही ये 7 वैल्यूज इसके न्यूट्रिशन है। इनको आप ऐसे समझो, आज मैं बहुत उससे समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, ठीक है। तीसरी चीज आपके पास होती है आपकी बॉडी, जीवन माइंड साहब, ठीक है, बॉडी। और बॉडी को करने के लिए क्या चीज चाहिए बॉडी में? बॉडी होनी चाहिए डिसीज फ्री, निरोगी काया, पहली बात, वाइटलिटी,
है ना, उसमें जीवन होना चाहिए अधिक समय के लिए। और क्या होना चाहिए उसके अंदर? बैलेंस, सारे अंगों में बैलेंस होना चाहिए, और ये बिना एक्सरसाइज वगैरह के नहीं आ सकता। ये 3 चीज के बिना एक बॉडी कभी भी हेल्दी नहीं रह सकती। अगर उसमें रोग है तो भी हेल्दी नहीं रह सकती, वाइटलिटी नहीं है उसके अंदर, जीवन नहीं है एक तरीके से, मतलब उमंग उत्साह नहीं है, है ना, उसमें हमने वो मैं नहीं किया हुआ है, और बैलेंस नहीं है, संतुलन नहीं है, तो ये हमारे पास में बॉडी का जो है वो हेल्थ नहीं रह सकता। 3 स्टेट हो गई। चौथी स्टेट जो है वो है आपकी रिलेशनशिप, रिश्ते। जिनके रिश्ते अच्छे नहीं होते उनकी भी हेल्थ कभी अच्छी नहीं हो सकती, अगर आपकी रिलेशनशिप स्टेट अच्छी नहीं है। और रिलेशनशिप के लिए क्या क्या चीज चाहिए? 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर। एक तो हारमनी, और मैं हारमनी को वैसे भी कहता हूं हार मानी। रिश्ते अगर अच्छे करने हैं तो हारना सीखो। एक बात हमेशा याद रखिए, अपनों से सदा हारना सीखो, है ना, उनसे जीतने की कोशिश मत करो, वरना रिश्तों में हार जाओगे आप। हारमनी, सामंजस्य बिठाओ आप, है ना। रिस्पेक्ट चाहिए इसके अंदर, और सबसे बड़ी बात सिंसियरिटी चाहिए। हारमनी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, और सिंसियरिटी चाहिए इसके अंदर, है ना। रिश्तों में लोग सिंसियर नहीं होते। जैसे मैं बताता हूँ इनसिंसियरिटी क्या होती है। बच्चा है कुछ सुनाने के लिए, पापा आपसे कुछ कह रहे हैं, हाँ हाँ बोलो बोलो, अपना कुछ काम कर रहे होंगे। जब भी आप किसी रिश्ते की बातों को, किसी भी से, चाहे पत्नी से, चाहे बच्चे से, चाहे भाई से, चाहे दोस्त से, अगर उसकी आंखों में आंखें डाले बगैर उसकी बात सुन रहे हैं, इट मीन्स आप रिश्ते को वैल्यू दे रहे हैं, आप सिंसियर हैं उस रिश्ते में। और यदि आप हाँ बोलो, हाँ क्या कहना है, सुन रहा हूं मैं, ये सिंसियरिटी नहीं है, इनसिंसियरिटी है। इसी से रिश्तों को अटेंशन नहीं मिलता और रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्तों का प्यार टूट जाता है। ये रिश्तों की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी चीज है, ये 3 वैल्यूज पे काम करना हमारे पास में। इसके बाद बात करते हैं, चौथी स्टेट होती है सोसाइटी, सामाजिक हेल्थ। सोसाइटी वाली हेल्थ में अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी में, सोसाइटी का एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर में कॉपरेशन, सहयोग की भावना वहां पे चाहिए हमें। इसके अलावा हमें जस्टिस चाहिए, न्याय व्यवस्था होती है वहां पे, और सहन करना आना चाहिए, टॉलरेंस चाहिए हमें वहां। ये सोसाइटी की हेल्थ में है। इसके आगे अगर हम बात करेंगे तो इन सब के साथ हम एक चीज से और जुड़े हुए हैं, जिसका नाम है प्रकृति, एनवायरनमेंट, आपका वातावरण। वातावरण के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? क्लीनलीनेस जरूरी है, क्लीननेस जरूरी है, हार्मनी जरूरी है यहाँ पर भी, उसके साथ सामंजस्य बिठाना, और बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर आपने प्रकृति को बैलेंस नहीं रखा तो वो प्रकृति आपको क्या करेगी? खत्म कर देगी। जैसा कि अभी हम सब कर रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, इसलिए पर्यावरण दिवस मनाया गया और हम सब ने प्लांटेशन किया ताकि हम बैलेंस कर सकें वातावरण को। तो अगर हम चीजों को बैलेंस नहीं रखेंगे तो भी प्रकृति हमारा ध्यान रखेगी। और इन 6 की 6 स्टेट के हालात और कैसे होते हैं, एक बात को यहाँ पे हम सब और ध्यान से देखेंगे, इसको अब समझेंगे थोड़ा सा एक अलग फॉर्मेशन में। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 6 सर्कल बना लो आप। सबसे पहले एक छोटा सर्कल बनाओ, फिर इसके बाहर एक और सर्कल बनाओ, फिर इसके बाहर एक और सर्कल बनाओ, इसके बाहर एक और सर्कल, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये 6। इनका एक ऑर्डर है, वो समझेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे सेल्फ, सबसे अंदर वाले में सेल्फ, यहाँ पे माइंड, इसके बाद यहाँ बॉडी, ठीक है। इसके बाद यहाँ रिलेशनशिप, इसके बाद में हमारे पास सोसाइटी, और यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट।
अब आप खुद देख लीजिए, यदि ये अंदर वाला कोर मेरा मैनेज हो जाए, ये सेल्फ को अगर मैंने मैनेज कर लिया, तो इसी का रिफ्लेक्शन माइंड पे जाएगा, और सेल्फ का और माइंड का रिफ्लेक्शन बॉडी पे जाएगा। सेल्फ, माइंड और बॉडी मिलकर के रिश्तों को निभाएंगे। वो ध्यान देखना ये कैसे चल रहा है सीक्वेंस में। सेल्फ के बिना माइंड नहीं है, माइंड और सेल्फ के बिना बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है। बॉडीज आएंगी तो एक बॉडी इनके साथ, फिर दूसरी बॉडी इन तीनों के साथ, एक रिश्ता बनेगा। रिलेशन स्टार्ट्स जब एक बॉडी का सेल्फ माइंड बॉडी में है, दूसरे बॉडी का सेल्फ माइंड बॉडी में है, तो बनेगा एक रिश्ता, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप से मिलकर के, बहुत सारे रिश्तों से मिलकर के एक जैसे लोगों का समाज बनेगा, और वो समाज एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा और एक एनवायरनमेंट के अंदर रहेगा, एक प्राकृतिक एनवायरनमेंट, एक जो वो एनवायरनमेंट खुद के कल्चर से और व्यवहार से क्रिएट करेगा। तो इन चीजों को अब आप खुद यहां पे समझ जाइए। इसका मतलब इन सब का आधार किस पर है? मुझ पर है। तो जो सेल्फ की अवस्था है, उसी से ये पूरी की पूरी आपकी व्यवस्था निर्धारित होती है। जो एक सेल्फ है, उसी से पांचों डिसाइड होंगे जो बाहर आपके हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है सोल को समझना, सोल की वैल्यूज को समझना, सोल की डिटेलिंग को समझना। अगर हमने इस कॉन्शियसनेस को गहराई से अंडरस्टैंड किया, तो ही हम उस अवस्था को मेडिटेशन की अवस्था तक लेके जाएंगे। अब इस पूरी चीज को अब ध्यान समझिएगा, यहां पे और गहरी बताता हूं आपको। जैसे एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का ध्यान आप कैसे रखोगे, इसके लिए भी ज्यादातर रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी आपको, उनसे आप इसको मैनेज कर लोगे। सोसाइटी है, इसके अंदर ह्यूमैनिटी मतलब वैल्यूज तो चाहिए, बाकी इसके अंदर भी रिसोर्स मैनेजमेंट और वैल्यूज चाहिए। दोनों चीजों की हम बात करेंगे। रिलेशनशिप्स की हम बात करें, वो भी कहीं ना कहीं चीजों पे जाकर के हैं अंदर से, लेकिन सबकी बात पड़ेगी, और उन सब में कई और चीज भी रोल प्ले करेंगी। लेकिन जैसे ही आप सेल्फ पे पहुंचोगे, अंदर पे पहुंचोगे, आप ध्यान रखना इन सारी चीजों पे, बाकी 5 चीजों में, ध्यान से समझना मेरी बात को, बाकी 5 चीजों में विजिबल सोर्स और इनविजिबल एनर्जी दोनों चाहिए। दोनों की जरूरत पड़ेगी इन सबको मेंटेन करने में। लेकिन इस सेल्फ नाम की चीज को मेंटेन करने में किसी भी विजिबल चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नो विजिबल थिंग रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सेल्फ। सेल्फ को पूरी तरह मेंटेन करने के लिए केवल और केवल इनविजिबल चाहिए। सब कुछ इनविजिबल। क्यों? क्योंकि वो खुद इनविजिबल है, और इनविजिबल क्रिएट एंड कंट्रोल्ड बाय इनविजिबल। उसको जो कुछ कर सकते हो आप इनविजिबल से ही कर सकते, उसको विजिबल से नहीं कर सकते। किसी भी विजिबल चीज से इसको नहीं बनाया जा सकता। अब समझ आई मेरी बात? यहां तक की बात समझ में आ रही है सबको? हेलो, समझ आ रही है बात ना? अब समझने को सोचते हैं। अब इसमें आपका मेडिटेशन कैसे रोल प्ले करता है, मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपके 7 गुण जागने शुरू होते हैं, कैसे जागते हैं हम। क्योंकि कॉन्शियसनेस का चैप्टर पढ़ चुके हैं पीछे, चैतन्यता का चैप्टर पढ़ चुके हैं पीछे, तो उसी चैप्टर को यहां रिलेट करूंगा मैं इससे। देखो कितनी आसान चीज होती है मेडिटेशन। दुनिया की सबसे आसान चीज है मेडिटेशन करना, और कितने भी घंटे करना मेडिटेशन। आप लोगों को लगता, अच्छा किस किस को सच बताना ईमानदारी से, जिनको मेडिटेशन आसान लगता है, हाथ उठाओ। पक्का सोच लेना, फिर ये शिकायत नहीं करना योग नहीं लगता। अगर आपका मेडिटेशन आसान है, तो फिर आपके जीवन में हर समस्या का समाधान खोजने में आप नंबर 1 आत्मा होने चाहिए। चलो, आसान लगता है, करते कितना है? करते कितना है? दुनिया की सबसे आसान चीज मेडिटेशन कैसे है, मैं बताता हूं आपको। आप पता है, आप सभी 24/7 मेडिटेशन करते हैं। 24/7 मेडिटेशन में आप, हाँ या ना? समझ तो गए होंगे आप।
कहना क्या चाहता हूं, कोई अपनी माँ से मेडिटेशन कर रहा है, कोई अपने बेटे से मेडिटेशन कर रहा है ना, कोई किसी दोस्त से मेडिटेशन कर रहा है, कोई पैसे से मेडिटेशन कर रहा है, कोई प्रोफेशन से मेडिटेशन कर रहा है, कोई खाने से मेडिटेशन कर रहा है नहीं कर रहा? क्योंकि मेडिटेशन का मतलब ही होता है जुड़ना। कहां जुड़ी है ये बुद्धि? अच्छा, ये सब तो सहज ही याद आ जाते हैं, आपको करने पड़ते याद। बताओ, सहज याद आते हैं ना। अच्छा, एक बात और देखना, आपको जो भी याद आएगा उसके साथ जैसी भी यादें जुड़ी होंगी, आपकी मानसिक अवस्था वैसी हो जाएगी। चेक कर लो। अभी आप अपने दुश्मन को याद करके देखो, देखो कैसे दुश्मनी के बढ़िया बढ़िया भाव आते हैं, अंदर से गालियां भी निकल जाएंगी 2 मिनट में। चेहरे पे गुस्से के भाव तुरंत ना आ जाएं 1 सेकंड के अंदर अंदर। हाँ या ना? हाँ? अभी किसी ऐसे इंसान को याद करो जिसने आपकी बहुत मदद करी हो, कभी आपसे कुछ चाहा ना हो, आपकी बहुत हेल्प करी हो हर तरीके से, उसे याद करके देखो, देखो कैसे अभी दिल से अरे बड़ा भला आदमी है, ऐसे अभी अभी निकलना शुरू होगा, इसी समय, इमीडिएट। इसका मतलब क्या है? तो मैं आज आपको ये आसान कर देना चाहता हूं, भगवान को याद करना अर्थात भगवान की बातों को याद करना, भगवान की पालना को याद करना, भगवान की शिक्षाओं को याद करना, ये है मेडिटेशन। हालांकि इसकी बहुत डिटेलिंग में जाऊंगा, अभी तो शुरुआत हुई है मेडिटेशन की। मेडिटेशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत आसान सब्जेक्ट है। मैं आज आपको, जो आपने बहुत बार सुना होगा, बाबा क्या कहते हैं, जो लोग पुराने उम्र समझेंगे, परमात्मा एक बात कहते हैं, योग मुश्किल शब्द है, याद आसान है। लेकिन आज आपको एक और बात बताऊं, गहरी बात समझना आप, योग से केवल स्वभाव बदलता है, याद से संस्कार बदलते हैं। योग लगाना पड़ता है, याद स्वतः आती है। हाँ या ना? योग लगा लो थोड़ी देर, योग के लिए बैठ, और याद रह रह के आती है। दादी जानकी से पूछते थे, कहती मैं भूलती कहाँ हूं जो याद करूं। याद तड़पाती है, योग में मेहनत लगती है। और जो ये यात्रा चलेगी ना आपकी मेडिटेशन की स्टेज, हम योग से याद तक की यात्रा कवर करेंगे। जिस दिन आपका योग याद में बदल गया, उस दिन के बाद हर संस्कार बदलना चुटकी का काम हो जाएगा। समझ आई मेरी बात या नहीं आई? ठीक है, क्लियर है? तो आज चलिए 1 मिनट के लिए क्या करते हैं, अपने आप को याद करते हैं। आज बाकी कुछ नहीं, अपने आप को याद करते हैं। अपने आप को याद करना अर्थात मैं कौन हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं पवित्रता हूं। अपने को देखे, मैं ज्ञान हूं, पूरा सारा स्वरूप ज्ञान से चमक रहा है। ज्ञान क्या है? खुद को जानना, यही ज्ञान है बस। मैं प्योरिटी, मैं पीस, मैं पावर, मैं लव हूं, मैं हैप्पीनेस, आई एम ब्लिस। अपने को 7 गुणों के स्वरूप में देखें बस। मेरे 7 गुण सदा के लिए नेचुरल इमर्ज हो गए।
और अब मुझे दुनिया भी बस इन्हीं गुणों में दिख रही है। किसी में कोई कमी नहीं है, सब मेरे अपने भाई हैं। ओम शांति।